हेलो दोस्तों, हम लोग संविधान का भाग 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 36 से 42 तक कल पढ़ा था, है ना। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और वही जो बचा हुआ पाठ से है 43 से 51, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। बढ़िया से पढ़िए आप लोग और गौर से सुनिए और इसको नोट डाउन करते जाइए। तो देखते हैं कि सर अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी क्या होता है? तो कहते हैं कि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन स्तर जीने के लिए अब जिस तरीके का काम करता है उस हिसाब से ना उसको मजदूरी देना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 43 है, ताकि अब कोई काम करेगा बहुत ही कठिन और उसको पैसा देंगे कम, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का स्तर होना चाहिए, यानी ऐसा स्तर होना चाहिए कि लोग उनके गांव घर में, है ना, उनका मान सम्मान करें। अक्सर गांव घर में सुनते होइएगा, दूर कितनों कमाते हैं तक कुछ नहीं होता है। क्यों कितनों कमाते हैं कुछ क्यों नहीं होता है? तो कुछ इसलिए नहीं होता है सर, क्योंकि हम कमाते हैं, जिस लेवल से मेहनत करते हैं उस लेवल का पेमेंट नहीं मिलता है, इसलिए जो है वो जीवन में पिछड़े रह जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद 43 यह बात बताता है कि निर्वाह योग्य यानी उतना उनको मजदूरी देना चाहिए जितना से उनका जीवन, है ना, अच्छा से कट सके, गुजर सके, बाल बच्चे का परवरिश कर सके। ये अनुच्छेद 43 बताता है। 43 कि ए और बी भी है। तो 43 का ए यह कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, कोई कंपनी का मालिक है, कोई मैनेजर है, इस तरीके से जो है होता है। अब बोर्ड का मीटिंग हुआ, कंपनी में मीटिंग हुआ, और कंपनी के मीटिंग में जो लेबर मान लेते हैं कि 8 घंटा मजदूरी कर रहा है। अब वो मीटिंग में क्या करेगा कि मैनेजर, सीईओ सब मिल करके कह देगा अब इस लेबर को ना, इनमें से जो ज़रूरतमंद है उनको कहो कि 12 घंटा काम करे, 12 घंटा काम करे। अब पेमेंट में थोड़ी बहुत कहीं वृद्धि कर दे या फिर नहीं करे, इस तरीके से। तो इसमें जो है एक लेबर यूनियन बनाया गया ताकि मजदूर का भी उसमें भागीदारी हो। ये जो फैसला ले लिए दोनों, तो इसमें उन लेबर से भी पूछना चाहिए कि सर आप लोग इस तरीके का इच्छा जताते हैं क्या? तो इसमें तो सारे के सारे मजदूर बात करने जाएंगे नहीं, सारे से पूछा भी नहीं जाएगा। तो सभी का जो है एक यूनियन होगा, और यूनियन कोई लीडर होगा, है ना। और वो यूनियन लीडर से पूछा भी जाएगा कि देखिए हम कंपनी के लिए, लेबर मजदूरों के लिए यह फैसला लागू करने जा रहे हैं, क्या आप लोग की सहमति है? तो वो जो है ना यूनियन लीडर जो होंगे वो अपनी सहमति जताएंगे। तो वही हो गया क्या? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यानी कोई भी फैसला लिया जाएगा कल कारखाने फैक्ट्रियों में, तो उसमें ना मजदूर की इच्छा भी होनी चाहिए। और यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये जोड़ा कब गया था? तो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया था। फिर बताया जा रहा है कि 43 का बी, सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समिति क्या होता है? तो वैसी समितियाँ, यानी वैसे कारोबार जिसमें लोग एकदम स्वतंत्र होकर के अपना काम करें, उसमें बीच में जो है बिचौलियों का कोई रोल नहीं हो। जैसे गांव घर में हम लोग देखते हैं क्या, तो दूध का डेयरी हो गया, ये सब क्या है? सहकारी समिति होगा, है ना। तो ये हो गया 43 का भी। इसी में 44 कहता है समान नागरिक संहिता। क्या है सर? समान नागरिक संहिता, यानी जिसको यूसीसी भी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सिविल कोड क्या होता है? तो वह होता, ये पूरे देश में एक जैसा लगाने की बात किया जा रहा है, लेकिन पूरे देश में तो एक जैसा लग नहीं सकता है, क्योंकि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब लॉ अलग अलग बातें कहती है। जैसा कि हम एक एग्जांपल देकर के बता रहे हैं। जैसे क्या सर, ये पूरे देश में और देश में जितने भी राज्य है, क्या उस सब में लगाया जा सकता है? तो अभी एक में लागू है, गोवा में है ना। जैसे अपने हिंदू लॉ के अनुसार कोई भी हस्बैंड पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है, सिर्फ अपने कंसेंट के आधार पर नहीं दे सकता है। अगर दोनों का कंसेंट है
तो तलाक हो सकता है। और यही बात किया जाए मुस्लिम लॉ के तो उसमें जो है दिया जा सकता है। तो यही है नागरिक संहिता पूरे देश में एक जैसा लागू करने की कोशिश करना। तो ये पूरे देश में नहीं, पूरे राज्य में नहीं लागू किया गया है ना। एक ऐसा राज्य है गोवा, है ना, वहाँ लागू किया गया है। 45 कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा, है ना। अब देखिए प्रारंभिक जैसे 0 वर्ष से लेकर के यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे को, है ना, शिक्षा पर ध्यान देना, उसके सेहत पर ध्यान देना, ये हमारा 45 बता रहा है। इसी में पहले था शिक्षा का अधिकार। तो उस शिक्षा को यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के क में डाल दिया गया है। तो अब इसमें सिर्फ क्या है तो कहिएगा सर 0 से 6 वर्ष यानी बाल्यावस्था के बालकों को, है ना, प्रारंभिक शिक्षा जो भी सुने होंगे कहाँ पढ़ रहा था, आरी बारी में। तो वह आंगनबाड़ी वाला प्रारंभिक शिक्षा जो है सर बाल्यावस्था वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है, वो आंगनबाड़ी के माध्यम से, है ना। और भी विभिन्न तरीके का है। तो इसमें बदलाव कब हुआ था तो 26वां संशोधन 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत ये बदलाव किया गया है। पहले शिक्षा का अधिकार मूल रूप से इसी में हुआ करता था, अब जो है इन्हें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है 21 के क में। अब 46 देखिए, 46 कहता है SC ST एंड कमज़ोर वर्गों का संरक्षण। इसमें कह रहा है कि देखिए SC ST बहुत लंबे समय तक इन लोगों को दबाया कुचला गया था, शोषित किया गया था, है ना, शोषण किया गया था। इसी सब को देखते हुए, है ना, इसमें SC ST और कमज़ोर वर्गों के सभी किसी भी जाति का हो सकता है कमज़ोर वर्ग, OBC EBC, है ना, और EWS वगैरह वगैरह, ये सब जो है 46 उल्लेख करता है ना। उन लोगों की रक्षा संरक्षण प्रदान करना अनुच्छेद 46 का काम है। उसके बाद आते हैं 47 में। तो 47 कहता है कि पोषण स्तर एवं लोक व्यवस्था। अब पोषण स्तर और लोक व्यवस्था क्या होता है, इसमें एक और बात आता है, वो जो होता है नशीले पेय पदार्थ, नशीले पेय पदार्थ। अब देखिए नशीले पेय पदार्थ से भी, है ना, लोक व्यवस्था बिगड़ता है, पोषण स्तर बिगड़ता है। अब कोई मान लेते हैं कि कोई कमाता है 25,000, कोई कमाता है 10,000। तो 25,000 जो कमाता है तो वो सपोज दैट कि वो शराब पीता है, तो शराब पीता है, और ये 5,000 कमाता है, ये भी शराब पीता है। तो ये 25,000 वाला ए नाम का बंदा है और बी नाम का बंदा है 5,000 वाला। ये 25,000 वाला और ये 5,000 वाला। तो इसके हेल्थ और वेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो है ना 25,000 कमाता है तो इसके ना हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा लेकिन वेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है ना, जो भी नशीले पदार्थ है उससे वर्जित रखने का कौन अनुच्छेद है तो कहिएगा सर 47। और जितना अच्छा जो कमाएगा उसका पोषण स्तर। अब देखोगे कि गरीब के बच्चे सब जो है कुपोषण का शिकार होता है। तो क्योंकि उनका जो है ना आर्थिक हालात ठीक नहीं रहता है ना, लोक व्यवस्था उसका ठीक नहीं रहता है ना, नशीले पेय पदार्थ का सेवन करता है, इस वजह से, है ना, इस तरीके से होता है। अब 48 देखते हैं, तो कृषि एवं पशुपालन गौ संरक्षण भी इसमें शामिल किया गया है। कृषि यानी खेती बाड़ी से संबंधित है, इसमें पशुपालन यानी पशु को पालने से संबंधित है, इसमें गौ की रक्षा करना भी, है ना, और प्लस में उच्च जो है अच्छे नस्ल की पशु को पालने की भी रक्षा ये जिक्र किया गया है। खेती बाड़ी करने की भी जिक्र की गई है। इसमें गौ रक्षा यानी गाय की रक्षा करने की जो है बात की गई है। इसमें अगर अच्छे जैसे दुधारू पशु है तो उसको ना काटना नहीं है, इस तरीके से, यानी इस सब की रक्षा किसमें किया गया है 48 अनुच्छेद में। जैसे हो गया, है ना, इसमें आता है गाय का साहिवाल अच्छे होता है, राठी ये सब होता है, कंकरेज, ये सब गाय का जो है अच्छे नस्ल है, उन सब का पालन के लिए बढ़ावा दिया जाता है आर्टिकल 48 के अंतर्गत। अब 48 का ये क्या कहता है तो पर्यावरण संरक्षण। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण पूछा है कि संविधान
में कब ऐड किया गया था? तो 1976 में, है ना। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संशोधन हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है ना, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था 1986 में, 1986 में। यानी इन्वायरमेंट को ना हम लोग को बचा करके रखना है। उसके बाद है वन अधिनियम, वन अधिनियम 1980 में, 1980 में, है ना। इसके बाद है वन्य जीव, वन्य जीव अधिनियम 1972 में, वन्य जीव अधिनियम 1972 में, है ना। ये सब सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब जो है ना इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उस वक्त ऐड किया गया था। अब देखा जाए कि सर 49 क्या कहता है, तो राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जैसे जो राष्ट्रीय स्मारक है ना, जैसे हो गया आपका ताजमहल, जैसे हो गया किसी भी धर्म का, है ना, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इसको आप क्षति नहीं कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये उसकी संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 49 उल्लेख करता है। अब देख रहे हैं भारत में क्या चल रहा है, अंबेडकर साहब का मंदिर तोड़ो, इस्लाम धर्म का मस्जिद तोड़ो। बीजेपी वाला यही कर रहा है। 6 दिसंबर 1992 से इतना ही ये करने पर लगा हुआ है। वो सब संविधान का धज्जिया उड़ा रहा है, वो सब भकोलवा सब है, भकोल, पढ़ल लिखल है ये नहीं है। जैसे देखे थे ना कि मोदी जी को हम लोग जो जिता दिए तो वो बेचारा चाय बनाता था, कितना अच्छा वो चाय बनाता था। चाय बनाने को बोले थे तो हम लोग को, यानी भारत के जनता को चुतिया बनाना ही शुरू कर दिया। वो चाय बनाते ही ठीक लगता था। अब देखिए 50, तो 50 क्या कहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया। अब ऑफिसर पकड़ लिया और सारे क्राइटेरिया आप पूरा किए हैं, जूता लगाए, हेलमेट लगाए हैं, सारा सुरक्षा, लाइसेंस है, आरसी है, वगैरह है, सारा कुछ है। अब फिर भी वो कहता चालान भरो, तो वो आपको चालान काट के दे दिया। चालान काट के दे दिया तो आप पहुँचे कहाँ? आप पहुँचिएगा सर न्यायपालिका में। न्यायपालिका में जाइएगा तब पता चलेगा कि नहीं, ये बंदा तो सारा क्राइटेरिया पूरा किया था। तो न्यायपालिका क्या करेगा, कार्यपालिका को क्लास लगाएगा, क्लास लगाएगा, तब पता चलेगा अच्छा ये दोनों अलग अलग है, इसका बेनिफिट हमें दिख रहा। यदि दोनों एक साथ होता तब चालान नहीं काटता है, इनके पास जाते तो कहता ठीक है तो किया है, यानी दोनों एक थाली के चट्टा बट्टा हो जाता। इसलिए जो है ये दोनों का पृथक्करण बहुत अच्छा है ना। ये हमारा अनुच्छेद 50 बताता है। अगर पूछा है कि सर न्यायपालिका कौन कौन, तो कहिएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, लोअर कोर्ट। ये क्या होगा, क्या होगा, तो कहिएगा न्यायपालिका। उसके बाद देखा जाए कि कार्यपालिका कौन है, कार्यपालिका कौन कौन है, तो कहिएगा पीएम, पहले प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट, पीएम, है ना, गवर्नर, सीएम, ये सब होगा कार्यपालिका, है ना। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अब किसी भी देश का, किसी भी देश को पड़ोसी देश से यानी दूसरे देश से संबंध अच्छा रखना चाहिए, संबंध अच्छा रखना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो है शांतिपूर्वक करना चाहिए, और पड़ोसी देश से सुरक्षित भी रहना चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा है तो उसके बीच मध्यस्थता करा दे। यानी जैसे गांव भर में होता है, दोनों भाई में लड़ता है तो मुखिया सरपंच आते हैं और दोनों को गले मिलवा देते हैं समझा बुझा करके। उसी तरीके से शांतिपूर्ण, है ना, दो देशों के बीच मध्यस्थता कराने का उल्लेख कौन करता है, तो कहिएगा सर संविधान के अनुच्छेद 51 करता है। जैसे अभी देखे हैं कि हमारे मोदी जी दूसरे देश में
है ना, देश का संबंध नहीं स्थापित करने जाते हैं अच्छा, वो अपना संबंध अच्छा करने जाते हैं। हाउ देखे ना, मेलोनी को मेलोडी खिलाने जाते हैं, वो जाते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन वो कोई जो आईपीसी का धारा 497 हुआ करता था, परहैप्स उसी के अंतर्गत वो जो है शांति प्रस्ताव पेश कर देते हैं। तो ये हमारा भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, जो ये कंप्लीट हो चुका है। इनसे रिलेटेड कुछ 3 इम्पोर्टेंट केस है जिनको हम देख लेते हैं। कहते हैं कि एक है चंपकम दोराइजन मामला 1951 में हुआ था। चंपकम दोराइजन मामला 1951 में था, है ना, जो एक फंडामेंटल राइट हुआ कर, फंडामेंटल इस पे और इस पे दोनों पे चर्चा चली। तो चंपकम दोराइजन मामला 1951 में जो हुआ, तो उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार सुधार किया जा सकता है ना, किसके लिए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए किसको सुधार किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को सुधार किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर फिर एक मामला आता है गोपाल नाथ मामला 1967 में। इसमें साफ साफ, है ना, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट संशोधित नहीं किया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। उसी में तीसरा मामला आता है मिनर्वा मिल्स 1980 का मामला है। मिनर्वा मिल्स 1980 का मामला है। इसमें साफ सुथरा बात यह कहा गया है कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। और प्लस में यदि दोनों में कोई प्रभावी होगा तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट 3 केस थे, है ना। इसी के साथ हमारा भारतीय संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।